तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल ऑसिलेटर। अब मैकेनिकल ऑसिलेटर में क्या होगा, ठीक है, एक हमने हॉरिजॉन्टली देखिए, अगर हम एक यहाँ पे स्प्रिंग अटैच की हुई है, उसके साथ हमने अटैच कर दिया है मास, ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने एक मास अटैच कर दिया है। अब पहले ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा पकड़ के मैंने यहाँ पे खींच दिया, यहाँ पे ले आई, ठीक है, मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे खींच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पहले इस पोजीशन पे था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्ट्रेच होके यहाँ पे चला गया है, अब मास चला गया है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब न्यू पोजीशन तक डिस्टेंस हमने मान लिया है x, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जहाँ तक हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब मीन्स खींच के जहाँ पे लेके जा रहे हैं, वहाँ तक डिस्टेंस कितना है x। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं फोर्स लगा रही हूँ उस तरफ, ठीक है, मैं फोर्स लगा रही हूँ इस तरफ। अगर हम देखें न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर आप एक तरफ फोर्स लगाओगे तो उसके रिएक्शन भी होगा। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो तो कुछ कोई ना कोई फोर्स होगी जो इस तरफ भी लग रही होगी, ठीक है। वो कौन सी फोर्स होगी, अब नेचर का एक रूल है कि वो अपनी क्या है, हर एक चीज़ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है। नेचर का रूल है कि हर एक चीज़ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है। तो अगर आप इसको इस तरफ खींचोगे, क्योंकि पहले ये स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में थी, आपने उसको डिस्टर्ब किया है, ठीक है, आपने स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया है, वो स्ट्रेच हो गई है। तो अब स्प्रिंग क्या चाहती है, वो स्ट्रिंग क्या चाहती है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। तो स्ट्रिंग एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, स्प्रिंग क्या करेगी, एक, मैं कभी स्ट्रिंग बोल रही हूँ, स्प्रिंग, ये सेम ही बात है, ठीक है, दोनों में सेम ही बात होती है। तो ये क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन को, ठीक है, ये अपने आप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए, अपने आप को रिस्टोर करने के लिए इस डायरेक्शन में क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, इसके इक्वल एंड अपोजिट होगी, रिस्टोरिंग फोर्स इसके इक्वल एंड अपोजिट होगी। अब अगर आप देखोगे रिस्टोरिंग फोर्स होगी कैसी, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हमें वो भी तो देखना है। आप जितना इसको इस तरफ को खींचोगे, ठीक है, जितना आप इस तरफ को खींचोगे मीन्स जितना x, जितनी आप इस तरफ को खींचोगे उतनी x हमारी बड़ी होगी, फिर यहाँ पे चली जाएगी। जितना x बड़ा होगा, ठीक है, उतनी स्ट्रेचिंग इसकी ज़्यादा होती चली जाएगी, तो स्ट्रिंग को उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रिंग को रिस्टोर करने के लिए उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जितना x ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करोगे उतनी स्प्रिंग को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अपने आप को रिस्टोर करने के लिए। अब हमें पता है कि ये जो फोर्स है इसके इक्वल एंड अपोजिट होगी बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसको मैं F लिख सकती हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के क्या लगा रही हूँ, कांस्टेंट लगा रही हूँ, और k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और k को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। के को स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे
एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। वो नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं और फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। आप अगर एक्स डायरेक्शन उस तरफ है तो फोर्स इस तरफ लगेगी, दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तभी ये नेगेटिव साइन आया है। तो अगर आपसे पूछे कि ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक इस तरफ है तो दूसरा उल्टी डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स को हम बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो मैं F को ma लिख सकती हूँ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे a को हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। a को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लिख देती हूँ डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे k है ना, यहाँ पे m डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा माइनस के बाय एम एक्स। इस टर्म को इस तरफ लेके आए, प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं? डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, सब कुछ सेम है, तो मैं इतनी टर्म को लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वेयर। तो ओमेगा स्क्वेयर लिख देंगे के बाय एम को, ठीक है। ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा? के बाय एम। तो यहाँ से ये आ जाएगा के बाय एम। तो k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और m क्या है? यहाँ पे जो मास अटैच किया है उसका मास है। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। हमें यहाँ से पता चला कि ये क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कैसे करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन? आप इसको पहले इस पोजीशन पे था, आपने पकड़ के इसको यहाँ पे ले आए, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये क्या करेगा? क्योंकि स्प्रिंग लगी हुई है तो ये ऊपर नीचे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी पता चल गई। यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से आ जाएगा रूट m बाय के, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमने एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, कि ये किसका अगर यहाँ पे था तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, अगर ये मूव कर रहा है तो उसकी कितनी एनर्जी है, तो हम क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। बट उससे पहले ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। हम इसको ओमेगा नॉट लेके चलते हैं, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा नॉट लेके चलते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा वो भी हम लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं। तो मैं इसका सोल्यूशन मान लेती हूँ a cos ओमेगा नॉट t, ठीक है। साइन भी मान सकते हो, कॉस भी मान सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी मान सकते हो। तो x हो जाएगा a cos ओमेगा नॉट t। अब यहाँ पे देखो, हमने निकालनी है एक तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती किसके इक्वल है? 1/2 mv स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर के। अब यहाँ पे वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं?
यहाँ पे मैं वेलोसिटी को लिख सकती हूँ dx/dt, वैल्यू पुट कर दो, d/dt a cos ओमेगा नॉट t, तो यहाँ से आ जाएगा a cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन ओमेगा नॉट t इंटू कॉस को छोड़ के डेरिवेटिव ओमेगा नॉट, तो v आ गया है माइनस a ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी को मैं t से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो 1/2m इसका होल स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर कर दोगे प्लस बन जाएगा, a का स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t। तो हमारे पास ये इतनी एनर्जी आ गई है, ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब हमने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल जब भी कभी भी स्प्रिंग, ठीक है, जब फिर स्ट्रिंग का केस आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी को v से डिनोट कर रही हूँ 1/2k एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके हैं, इतनी होती है। वैल्यू पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू 1/2k a ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t। अब हमें पता है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, क्योंकि ये मास की टर्म में है, ये k की टर्म में है, बट हम एक रिलेशन कर चुके हैं कि ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी? k/m, तो यहाँ से k की क्या वैल्यू आ जाएगी? m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू होती है k/m, और यहाँ से k की वैल्यू m ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2k की वैल्यू m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो टोटल एनर्जी हो जाएगी T प्लस V, ठीक है। टोटल एनर्जी हो जाएगी T प्लस V। तो T की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2m a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस v की वैल्यू 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t। तो यहाँ से देखते हैं कौन सी टर्म कॉमन आ रही है। m, a स्क्वायर भी कॉमन है, ओमेगा नॉट स्क्वायर भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t। ये टोटल एनर्जी आ गई है। तो टोटल एनर्जी साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से 1/2m a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो इतनी आ जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी आ गई है 1/2m a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये आ गई है हमारे पास टोटल एनर्जी, ठीक है।
तो मैकेनिकल ऑसिलेटर्स में आपको इतनी टर्म्स पता होनी चाहिए। कौन सी टर्म? एक तो इक्वेशन, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या थी, ये वाली निकाली है हमने, ठीक है, k बाय ओमेगा x इज इक्वल टू 0, तो इसको हम ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सोल्यूशन a cos ओमेगा नॉट t है, ठीक है। उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, t की वैल्यू हो जाएगी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t, ठीक है। और पोटेंशियल की वैल्यू 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t, और टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। इतनी टर्म्स आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये बताओ मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी टर्म्स आपने डायरेक्ट भी याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर।